वैदिक सभ्यता जो इतिहास से रिलेटेड है। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई के द्वारा दिया जा रहा है। ये टॉपिक में कुछ जैसे वैदिक सभ्यता के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, जैसे कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय अवधि माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय अवधि माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। कि आपसे यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। नेक्स्ट टॉपिक आइए। कहता है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। कि आर्यों का मूल निवास जो मैक्स मूलर के अनुसार जो माना जाता है वो किस स्थान को माना जाता है, तो मध्य एशिया को माना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता था वो कौन सी सभ्यता कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है नेक्स्ट है कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट आ जाइए। कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कि आपसे अगर पूछा जाए कि आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कि आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई था वो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था। जैसे पहला आ जाता था कुल, दूसरा आ जाता था ग्राम, तीसरा आ जाता था 20, चौथा आ जाता था जन, पांचवा आ जाता था राष्ट्र। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से कितने भागों में बांटा हुआ था, 5 भागों में। जो 5 भागों में से कौन कौन भाग है, पहला हो जाता है कुल, दूसरा हो जाता है ग्राम, तीसरा 20, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, 20 का प्रधान विस्पति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। कि आपसे अगर पूछ दे वैदिक सभ्यता में कि ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। 20 का प्रधान विस्पति कहलाता था एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। नेक्स्ट आइए। कि राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। कि वैदिक सभ्यता में जो था कि राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी को क्या कहा गया था, प्रमुख माना गया था। नेक्स्ट इसी में है कि वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। कि वैदिक सभ्यता में अगर आपसे कहे कि उदार पुरोहित कौन कौन थे, तो वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र क्या थे, उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है कि सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। कि रत्नी किन्हें कहे जाते थे, जैसे सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कि सब मिला के जैसे रत्नी जिनको कहे जाते थे कि सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहे जाते थे, इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट आइए। कि जैसे पूरब, एक शब्द है पूरब, ये दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कि पूरब जो क्या होते थे, कि दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। नेक्स्ट आ जाइए। बाजपति, कि बाजपति क्या होते थे, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। आपसे अगर पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि का अधिकारी होता था तो कौन होता था, बाजपति कहलाता था कि गोचर भूमि का अधिकारी होता है। नेक्स्ट आइए।
एक शब्द है उग्र। उग्र क्या होता था कि अपराधियों को पकड़ने का काज करता था। कि उग्र का क्या काम था कि अपराधियों को पकड़ने का काज करता था। नेक्स्ट है कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। कि एक संस्था था जिसका नाम था सभा एवं समिति, वो क्या करता था, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। नेक्स्ट आइए, सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जैसे वहां कहा गया कि सभा एवं समिति क्या था, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, सभा एवं समिति। अब सभा क्या था, सभा जो था श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी। यहां से यह हो गया कि सभा किसके लिए था, श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो था समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो समिति था वो समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष मतलब समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट आइए, कहता युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कि युद्ध जो होता था उसमें कबीले का जो नेतृत्व करता था वो कौन करता था, राजा करता था। नेक्स्ट आ जाइए, कहता युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। आपसे क्वेश्चन यहां पूछ सकता है कि गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया, तो गायों की खोज के लिए। यहां है कि युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। नेक्स्ट आइए, कहता है 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, जिसको रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। आपसे क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कितने में मंडल में है। तो आप यहां से ये क्लियर हो रहे हैं कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अब आपसे यहां पूछ दे कि 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो आप यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि यह युद्ध परुष्णी, जिसको हम लोग रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी के तट पर किसके बीच लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। जो 10 राग युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, 10 जनों और सुदास के बीच लड़ा हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ, तो सुदास विजय हुआ। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कितने मंडल में है, तो 7वें मंडल में। किस नदी के किनारे लड़ाई किया गया था, तो परुष्णी, जिसको हम लोग रावी नदी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। आपसे यहां से हो सकता है कि ऋग्वेद जो समाज था वो कितने वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में विभक्त था। जैसे प्रथम आ जाता है ब्राह्मण, दूसरा आ जाता है क्षत्रिय, तीसरा आ जाता है वैश्य, चौथा आ जाता है शूद्र। कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन वर्ण था, तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र था। अब ये जो विभाजन हुआ था ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। कि जो ऋग्वैदिक जो समाज था 4 वर्णों में जो विभक्त हुआ था वो किस आधार पर विभक्त हुआ था, तो व्यवसाय पे आधारित विभक्त हुआ था। नेक्स्ट आई, कहता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। कि ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। कि जो ब्राह्मण जो 4 वर्णों में विभक्त किया गया था तो वो पुरुष सूक्त के 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, कि ब्राह्मण जो हुए वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, और वैश्य जो है उनकी जांघों से, एवं शूद्र उनको उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट आई, कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि आर्यों का समाज कैसा था, तो आप यहाँ से ये क्लियर हो रहे हैं कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था।
अब है क्या कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पहले यहाँ हो गया कि आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। समाज की आर्यों का समाज में कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट आ जाइए कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ क्या यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। नेक्स्ट कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये जो है कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो कौन सा हो गया, वैदिक सभ्यता में ये सब का पर्दा प्रथा नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए कि विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, कि विधवा जो होती थी उस समय कि अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है, कि जो स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी उसी तरह है कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है जो शिक्षा ग्रहण करती थी। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्गी ने वाद विवाद को चुनौती दी थी, तो किसको चुनौती दी थी, याज्ञवल्क्य को, कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। नेक्स्ट आ जाइए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था, कि जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको कहा जाता था अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। यह कैसे तैयार किया जाता तो वनस्पति से बनाया जाता था, कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, जैसे पहला हो जाता बांस, दूसरा अधिबास, तीसरा उसनीस, कि आर्य जो थे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। पहला कौन सा हो जाता है, बांस का, दूसरा हो जाता है अधिबास, तीसरा हो जाता है उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था, कि जो आज जो मुख्यतः 3 प्रकार का वस्तुओं जो प्रयोग करते थे उसमें क्या था कि जो अंदर पहनने वाले कपड़े को वो क्या कहते थे, नीबी कहते थे। नेक्स्ट आ जाइए कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे, जो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुव क्रीड़ा, कि आर्यों के जो मनोरंजन के साधन थे वो क्या थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुव क्रीड़ा। नेक्स्ट आ जाइए कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, कि आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था, पशुपालन एवं कृषि, कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट आ जाइए, गाय को अधन्य मतलब ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था, कि गाय को अधन्य कहा जाता था, कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, कि आर्यों का जो प्रिय पशु वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आप यहाँ से ये क्लियर हो रहे हैं कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हो गया और आर्यों का प्रिय देवता कौन होंगे, इंद्र हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम एस कहा जाता है, कि आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी धातु थी, लोहा थी, जिसे श्याम एस कहा जाता था। तांबे को लोहित एस कहा जाता था, कि तांबे को लोहित एस कहा जाता था। नेक्स्ट आइए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे, कि जो व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। नेक्स्ट,
कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। कि लेन देन में जो वस्तु था वो किस प्रणाली में, तो विनिमय की प्रणाली में प्रचलित थी। नेक्स्ट है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैकनॉट मतलब सूदखोर कहा जाता था। को जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैकनॉट सूदखोर कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। कहा गया है कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। देखिए यहाँ से कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो सभी नदियों हैं उसमें से सरस्वती जो नदी था उसमें क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। नेक्स्ट आ जाइए। कहा गया है कि ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख नदी कौन सा है, तो आप यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में सभी नदियों में से सबसे पवित्र कौन मानी गई है, तो सरस्वती नदी पवित्र मानी गई है। नेक्स्ट आ जाइए कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। अब आ गया कि उत्तर वैदिक काल, कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। वो पहले जो पढ़े थे ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र को माना जाता था। अब आ गए हम लोग उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसुग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कि जब उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसुग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आप ऋग वैदिक में जो वर्णों का जो समाज 4 वर्णों में विभक्त हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, व्यवसाय के आधार पर विभाजित हुआ था। लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय किस पे निर्धारित करने लगा, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट आई कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। कि उत्तर वैदिक काल में जो था निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कि क्या है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। कैसी उत्तर वैदिक काल में इकाइयां थी मुद्रा का, तो निष्क और शतमान। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कि जो सांख्य दर्शन है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। कि कहा गया कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन हो गया। किसके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें पहला मतलब प्रकृति क्या है, पहला तत्व माना गया है। नेक्स्ट आ जाइए। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। पहले क्या हो गया कि गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करता है, तो सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है।
गायत्री मंत्र किससे संबंध है? जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो यहां से क्या हो रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। तो ये नोट पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि पूरा क्लियर हो रहा है कि गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। नेक्स्ट आ जाइए कि सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कि सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो मुंडकोप उपनिषद से टूटी नाव की तुलना की गई है। तो इसको पढ़ने के बाद कि क्लियर हो रहा है कि सतमेव जयते किस उपनिषद से? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद का मतलब हो गया कि मुंडकोप उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट आइए, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो इसको पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। अब कहता है महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं। पहला हो जाता है महाभारत, दूसरा हो जाता है रामायण। अब कहता है क्या कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो कौन सा हो जाता है? जय संहिता। जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो महाभारत का है। नेक्स्ट आ जाइए, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। कि गोत्र नामक जो संस्था था उसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नेक्स्ट आ जाइए कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन कौन है? कि ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने की। तो आपसे यहाँ भी हो रहा है कि ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो बदरायण ने की। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये जो था कुछ नोट्स की वैदिक सभ्यता का बनाए जो आपके लिए और मेरे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो आगे एग्जाम में आपको काम दे। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।